देन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने कल कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन लाल किताब की कल देखी है। बेसिक चीजें मैंने इसलिए शेयर नहीं की कुछ आपसे, क्योंकि ज्यादातर जो है यहाँ क्लास में जितने लोग बैठे हैं वो बहुत सारी क्लासेस देख देख के ही डेमो क्लास कोई भी ज्वाइन करते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डेमो क्लास नहीं है हम लोगों की। कोई यहाँ पे किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसी चीजें नहीं बोली जा रही, ना कोई मैं निशानियां शेयर कर रही हूँ, ना मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप अट्रैक्ट होके लाल किताब को सीखें। लाल किताब बेसिकली एक ऐसी बुक है, या फिर ऐसी आप देख लीजिए साइंस, हमारी जो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है, जो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है जैसे कि ऋषि मुनियों के द्वारा हमारी पराशरी ज्योतिष है या फिर जैमिनी ज्योतिष है, या ये सबसे पुरानी पद्धतियां हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी की है। लेकिन लाल किताब अभी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कमाल है कि ये इतनी फेमस हुई और लोग इसमें इतना इंटरेस्ट रखने शुरू करा लोगों ने, जिसकी वजह से भ्रांतियां भी बहुत बहुत जो है वो फैली इसके बारे में कि ये किताब ऐसे सीखना चाहिए, वैसे सीखना चाहिए, या इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे वहम भी पाले गए साथ के साथ। रियलिटी जो मैंने देखी है 5-6 साल में, अभी भी अगर आज के समय में मैं कहूँ तो लाल किताब के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो समझ में नहीं आए मुझे, और उसके लिए मुझे शायद अगले 5 साल और चाहिए होंगे। हमेशा लाल किताब जब आप एक बेसिक फंडामेंटल सीख लेते हो ना, उसके बाद आपको हमेशा एक गाइडेंस की जरूरत होती है जो कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस और डिस्कशन के बाद हमेशा सीखने को मिलती है। आप इसमें परफेक्शन कैसे कर सकते हो, किसी भी साइंस में परफेक्शन कैसे ला सकते हो, उसके दो ही तरीके होते हैं, वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा डिस्कशन, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस मोड पे रहते हैं, उतनी ज्यादा किसी भी साइंस में आपको जो महारत है वो हासिल होनी है। और जो लोग कहते हैं कि लाल किताब इतनी सी सीख कर हमें उसका फल मिल गया या फिर हमें समझ में आ गई, तो वो गलत फहमी में है। बिल्कुल गलत फहमी से बाहर आ जाइए। सिर्फ लाल किताब की बात नहीं है। ज्योतिष सीख रहे हो तो आपको कोई भी टीचर सिर्फ बेसिक दे सकता है, आपको वो फंडामेंटल्स करा सकता है 3 महीने में, 6 महीने में। सो कॉल्ड बहुत सारे यहाँ पे मेरे एक बहुत क्लोज जो है वो बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी अभी, और उनसे भी बात करवाऊंगी। वो भी लाल किताब को बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जब डिस्कशन पे बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं आई हैं। तो आप लोग तो जस्ट जिन्होंने पैर रखा है इसमें, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा नई चीज होगी। तो कभी भी ना किसी चीज से इम्प्रेस होकर सीखिए मत कि किसी ने बोला कि रेमेडीज बहुत अच्छी होती हैं, इसमें क्विक जो प्रिडिक्शंस हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पराशरी के हजारों नियम हैं जो याद करते 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 जिंदगी निकल गई लोगों की, ऐसे ही लाल किताब के भी हजारों नियम हैं जो आपको हजारों में से शायद 200, 400, 500 हम सिखा देंगे, बाकी आपको ही करने। तो कभी भी कोई साइंस इंप्रेस होके नहीं करनी। अगर इसलिए करना चाहते हो कि ठीक है एक वो वाली ब्रांच सीखी है, अब इसमें भी कुछ नया हम लोग सीखे, ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि कुछ ना कुछ आपको ना बेसिक चीजें आनी चाहिए ज्योतिष की, तभी आप किसी भी फंडामेंटल्स को, नई चीज को सीखोगे। चाहे आप जेमिनी ज्योतिष कर लो, केपी एस्ट्रोलॉजी कर लो, पराशरी कर लो, लाल किताब कर लो, 12 भाव, 9 ग्रह वही हैं, 12 राशियां वही हैं, जो हमारा जिंदगी का 84 लाख योनियों का जो चक्र है, वो सारी साइंसेस इसी तरीके से बताती हैं। बस सिर्फ भाषा अलग है, सिर्फ उनका बताने का तरीका अलग है, पहुंचना सबने एक ही जगह पे है। ठीक, उसको पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। सिर्फ लाल किताब में स्पेशली क्या चीज है कि जितनी सिंपल और जितनी ट्रेडिशनल रेमेडीज इसमें बताई गई हैं किसी भी प्लैनेट की, वो अभी तक मैंने नहीं देखी कि वो किसी और में हो। जो हमारी जितनी भी वैदिक परंपराओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो फिर आप लोग जैसे कई मेरे स्टूडेंट यहाँ बीएनएन के भी बैठे हैं, उसमें हम लोग ऐसी रेमेडीज नहीं करते हैं। उसमें ट्रेडिशंस के साथ कोई भी चीजें जोड़कर नहीं बताई गई हैं। लेकिन असल में जब जैसे जैसे हम लाल किताब में गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इसमें जो चीजें बताई जा रही हैं वो असल में हमारे एक ट्रेडिशन का पार्ट रहे हैं। वो उसको याद करने की रेमेडीज को जरूरत है ही नहीं। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ गए
तो फिर आपको कोई भी रेमेडी करने में, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वैदिक से अगर आप चार्ट देख रहे हो तो आप वैदिक के अकॉर्डिंग ही रेमेडीज कराइए। अगर आप लाल किताब से चार्ट देख रहे हो तो फिर लाल किताब के अकॉर्डिंग ही जो है वो कराइए, क्योंकि इसमें जो शनि राहु की डिस्क्रिप्शन दी गई है, और वैसे जो हम लोग शनि राहु की डिस्क्रिप्शन पराशरी में पढ़ते हैं, तो आपको कहीं पे मैच होती नहीं दिखेगी, वैसी शब्दावली नहीं दिखेगी। इसलिए लोग क्या करते हैं कि लाल किताब को कह देते हैं कि बहुत ऑथेंटिक रेमेडीज है, लेकिन असल में वो रेमेडीज है ही नहीं। वो आपके सोशल लाइफ का, ट्रेडिशंस का एक पार्ट है जो बहुत टाइम से करते आ रहे हैं हम लोग, सिर्फ उसको छोड़ दिया है। जब ये बुक हमारे सामने आई, जब उर्दू लैंग्वेज जो थी वो हमारी, शुरू से उर्दू लैंग्वेज हमारी रही है हमारे इंडिया में, और इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम कंट्री से जो जैसे राजा आए, और बहुत सारे मुस्लिम मुगल शासन जैसे रहा है, उर्दू फारसी का बहुत बड़ा एक पार्ट रहा है, बहुत इन्फ्लुएंस रहा है हमारी कंट्री के ऊपर, भाषा के ऊपर। इसीलिए आप देखोगे कि लाल किताब को हर किसी ने, हर किसी राइटर ने अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। मैं भी कल को अगर इसका कोई भी पार्ट समझ लीजिए ट्रांसलेट करने का कोशिश करती हूँ, तो जो मैंने सीखा है ना 5, 10, 15 सालों में, मैं उसी के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करूंगी। इसीलिए सिर्फ सिर्फ अगर एक सिंपल बुक का नाम लिया जाता है कि कौन सी बुक पढ़ी जाए, ये क्वेश्चन बहुत करते हैं लोग। इवन कि लोग कहते हैं कि लिंक दे दो हमें कि कहाँ से पढ़ी जाए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 1952 वेणी माधव जी की जो बुक है, उसके 2 वॉल्यूम है, वो पढ़ सकते हो। बट जब भी पढ़ोगे तो आप सर जो है वो दीवार के साथ जरूर मारोगे। उसका कारण क्या है कि अगर बुक्स के साथ पढ़ के किसी को चीजें आ जाती, तो शायद मैं भी कभी किसी से ना सीखती। मैं भी शायद आज तक इसको आगे कंटिन्यू करके पढ़ ना रही होती। मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ डिस्कस ना कर रही होती इसको, और इसमें जैसे भी जो भी थंब रूल्स है उसको हम आगे ना ले जा रहे होते। ठीक है। तो आगे जाने से पहले थोड़ी सी डिस्कशन, फिर उसके बाद आपको, ताकि आपको ये पता चले कि जो आपके दिमाग में ये गलत फहमियां है ना, कि शायद कहीं ना कहीं लाल किताब बहुत बड़ा आपके लिए जादू कर देगी, या जो आप रील्स में देखते हो या फिर आप यूट्यूब पर देखते हो कि लाल किताब की ये वाली रेमेडी कर दो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारी जिंदगी से जितने भी ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर लाल किताब पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती ना। मेरी भी लाइफ के कुछ मुद्दे हैं जो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ जितने लोग ज्योतिष कर रहे हैं सबकी लाइफ का कुछ कुछ मुद्दा है जो कि सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो फिर ज्योतिष कहाँ काम कर रही है आपके लिए? आपके लिए वो काम कर रही है आपको समझाने का। आपको वो इस चीज में एक्सेप्टेंस लाती है कि अगर कोई प्लैनेट, अगर कोई आपका कर्मा खराब है, तो आपको प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन के थ्रू आपको समझ में आएगा कि मेरे को ये सजा, ये पनिशमेंट मिलेगी। जैसे आज हम लोग शनि पे बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जो लाल किताब में बताए गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले प्रवीण जी आप आओगे सामने जरा। बोलिए मैम। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया। कैसे हैं सर, आवाज आ रही है? हाँ, लेकिन आवाज आपका ये हो रहा है, सर ड्यूल मेरे आवाज आ रही है। पहले से आप लाल किताब में काम कर रहे हो, ठीक है। मुझे आप ये नहीं, बताइए कि लाल किताब को करने मैंने से पहले इंसान को, या उसके साथ अगर वो कहे कि इसमें एक्सपर्ट होने के लिए क्या करना चाहिए बेसिकली। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं हमें कि हमने तो बेसिक कर रखा है, हमें तो बेसिक आता है, हमने फलानी जगह से सीखा। लेकिन जब वो हमारे सामने बैठते हैं तो बेसिक का कोई ये भी नहीं आता उनको, ऐसा क्यों? नहीं, जहां मैं आपसे जब जुड़ा था लाल किताब के जरिए, उस टाइम पे ऐसा पता लगा था मुझे कि जब तक आपका लाल किताब का ग्रामर परफेक्ट नहीं होगा। हम्म। अ, पहली बात है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं जुड़े हैं, तो उन्होंने उनको ये भी पता नहीं होगा कि राशि और उसके लॉर्ड्स और उसका उच्च नीच ये भी मालूम नहीं होगा। जी। तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि पर्टिकुलर लाल किताब के जो ग्रामर है, वो हमारा ग्रामर अगर परफेक्ट होगा तो लाल किताब आगे पढ़ सकते हैं। निशानी
किसको बोल के, कि जैसा फिफ्थ हाउस में राहु हो तो आप बोलेंगे कि उसके घर में 2 मैरिजेस हो चुकी है। ये निशानी, इसका मतलब है लाल किताब नहीं है। हम्म। ग्रामर इज डिफरेंट थिंग। तो हमारा पहले ग्रामर फिक्स होना चाहिए। हम्म। हमको ग्रामर के सब रूल याद होना चाहिए। और हम जब ग्रामर के रूल याद करेंगे तो एक आधे कुंडली पे हमको वो ग्रामर के रूल बिठाते आना चाहिए। जी। तो ही तुम आगे बढ़ सकते हो। और लाल किताब इज नॉट अ जोक। जहां तक मैं पढ़ रहा हूँ, आपको भी पता है, मैं डेली पढ़ता हूँ। जी। और मेरे पास मार्केट की पूरी लाल किताब की किताबें हैं। जी। लेकिन डिफरेंस मिलेगा। हालांकि मुझे भी ये पता नहीं है, परसों एक यूट्यूब पर मैंने देखा कि कोई तो भी सर थे, उन्होंने बताया कि लाल किताब एक लाइब्रेरी में रखी थी। हम्म। ये कोई आसमानी किताब नहीं है। हम्म। रूपचंद जोशी जी जहाँ पे काम करते थे, उनके वो लाइब्रेरी में वो किताब रखी थी। और उन्होंने उसका सही तरीके से ग्रामर अलग लिया, उसके बाद में प्रिडिक्शन पार्ट अलग लिया। हम्म। ये मुझे, लेकिन मेरे पास जो किताब है उसमें अलग बताया है। हम्म। लोग बोलते हैं ये आसमान से पैदा होगी। हम्म। हम्म। अभी रूपचंद जोशी जी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां भी लोग फैलाते हैं। हम्म। हम हम तो उनको मिले नहीं, बिल्कुल। या फिर जब मिलते थे पता लगता था कि क्या होता है। और मैंने भी बहुत सारे लोगों के क्लास किए, अगर हम कुछ पूछने भी जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, वो रूपचंद जोशी जी ने लिखा है तो वो फाइनल है। हम्म। हाँ भाई, ये बात मानना है वो फाइनल है, लेकिन सवाल यहाँ पे क्रिएट होता है कि हमको उसका मीनिंग तो भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि ये जो लिखा है उन्होंने, आपने अभी वेणुमाधव गोस्वामी का जो किताब का उल्लेख किया है, उसके पार्ट वन पार्ट टू है। लेकिन इनके पहले के भी पार्ट में 1952 का उल्लेख भी है। तो 1952 पढ़ने के पहले इनके अरमान और फरमान भी पढ़ना चाहिए। तो हम्म। ही आपको पता लगेगा कि 1952 में क्या लिखा है। बिल्कुल सही। तो लेकिन जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ते पढ़ते जाओगे तो फायदा नहीं होगा। आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा, किसी के न किसी के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, तो ही आपके दिमाग में वो गृहस्थिति याद आएगी। बिल्कुल। अदरवाइज अदरवाइज नहीं कर सकते। हम्म। ये ये मेरा तजुर्बा है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि सब हर हर जातक का या हर जो कोई पढ़ता है उसका भी ये होगा करके। और आपको पता है, मैं काफी इंटरेस्ट लेके पढ़ता हूँ। दूसरी बात, साथ में साथ मेरे दूसरा भी मैं केपी भी करता हूँ, पराशरी भी करता हूँ। सवाल है कि मैं किसके साथ डिस्कस करता हूँ। और ये भी आपको पता है कि मेरी एक स्टूडेंट भी है, मैं उसके साथ हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ। हम्म। जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे मैम, तब तक नहीं आएगा। ठीक है, आप इसीलिए बाकी। मेन मेन दिक्कत कहाँ पे आती है, मेन दिक्कत यहीं पे आती है, जब भी हम लोग कोई भी साइंस सीखते हैं तो हम टेकिंग फॉर गारंटी ले लेते हैं कि टीचर हम्म, ने पढ़ा दिया तो अब बस हमें आ ही जाएगा, या फिर ये टीचर की ही एक ड्यूटी बन गई है कि भाई वही कराएगा सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर 50-50% भी काम कर लें तो एक अच्छी आप साइंस सीख सकते हो। सबसे बड़ी चीज है, नहीं जैसे आप आपके साथ यहाँ मैं हमेशा बैठती हूँ, हम लोग जब भी प्रैक्टिस में मैं- बैठते हैं, हमने हमेशा यही चीज देखी है कि ज्यादातर लोग प्रिडिक्शन क्यों नहीं कर पाते, डीपली क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि फंडामेंटल्स वीक है। फंडामेंटल्स बिल्कुल। वीक होने की वजह से आप किसी भी साइंस को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। राइट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी मराठी में सीखना चाहते हैं लाल किताब, जिनको हिंदी पढ़ने में दिक्कत है तो वो सर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत मैं कहूंगी कि बहुत डीप, जिसको चीज कहते हैं ना कि स्टूडेंट को पकड़ पकड़ के पढ़ाने वाला जो काम है, सिर्फ क्या होता है कि हमारे पास हर लैंग्वेज के लोग आते हैं, हम लोग कई जगह कंफर्टेबल होते हैं, जैसे मैं पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ तो हिंदी एक अच्छी कमांड है मेरी, तो हम लोग उसमें कंफर्टेबल है। बहुत सारे लोग हमारे पास मराठी से भी आते हैं, जो लोग कहते हैं कि हिंदी में समझ में नहीं आता ज्यादा अच्छे से, तो वो सीख सकते हैं। तो चलिए सर, अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं शनि के बारे में थोड़ा सा बता दो, फिर हम चलते हैं आगे, फिर मेरे को जो आता है फिर मैं वो बताती हूँ। नहीं, आप ही बताइए। बीच में अगर मुझे कुछ पूछा तो मैं बता दूंगा। ठीक ठीक। ओके सर। कि मैं वैसे आखिरी में मैं भी आपका स्टूडेंट था, और आज भी आपका स्टूडेंट हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं। तो उन लोगों के साथ काम करके ज्यादा अच्छा लगा है। मैं यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं मैं उनको बोलती हूँ कि आप जब सीख लेते हो उसके बाद आप हिम्मत रखो सीखने की, और आप हिम्मत रखोगे प्रैक्टिस करने की तो आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे। हमें भी अच्छे स्टूडेंट चाहिए,
हमें भी अच्छे स्टूडेंट चाहिए जो हमारी आगे जाके ढाल बने, जो हमारी भी शोल्डर्स को मजबूत करें। खाली हम भी कब तक ही करते रहेंगे, कब तक ही लोगों को सिखाते रहेंगे, एक दिन हम भी थक जाएंगे वहां पे आके। चलिए ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लाल किताब वास्तु का थोड़ा सा पार्ट। हालांकि वो बहुत बड़ा सीन है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को वास्तु के बारे में बताए, फिर शनि की चीजों के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले, आप जानते हो कि लाल किताब में हर किसी चीज के बारे में बात की गई है, हर किसी चीज के बारे में बात की गई है। फिर वो चाहे आपका वास्तु हो, आपका वार्षिक वर्षफल हो, या फिर किसी तरीके का भी कुछ भी हो, तो इसमें बहुत डीपली बताई गई है चीजें, बहुत डीपली। तो आप, यहाँ पे मकसद क्या है सारी चीजों को एक साथ देने का? सबसे बड़ा मकसद पता क्या है? मकसद ये है कि आप किसी भी तरीके से अपनी समस्या का या अपने सामने वाले बंदे की समस्या का समाधान कर पाए। अब ये रूपचंद जोशी जी ने ये कहाँ से लिखा, कैसे लिखा, इस बहस में हम ना पड़ते हुए, हमारे पास एक बहुत यूनिक साइंस है, हम उसको यूज करें, हम उसको अपनी लाइफ में लाएं, लोगों की लाइफ में लेके आए, ताकि हम इसका कोई यूटिलाइज कर पाए। आपकी लाल किताब हमारी चलती है कालपुरुष कुंडली के ऊपर, आप सभी जानते हैं। कालपुरुष कुंडली बेसिकली क्या होती है? एक नंबर से शुरू होने वाली, मेष राशि से शुरू होने वाली कुंडली है। और उसके साथ साथ जब भी आप लाल किताब पढ़ने बैठते हो या कोई भी साइंस पढ़ने बैठते हो, उसमें आपको ना वास्तु हमेशा अलग से सिखाया जाता है। वास्तु का कोई पार्ट आता नहीं, हालांकि बीएनएन में एक वास्तु का पार्ट है। बीएनएन में एक वास्तु का पार्ट है, जिसके थ्रू हम लोग जो है थोड़ा वास्तु का उसमें देखते हैं। लेकिन लाल किताब में ना बहुत सिंपल से फंडे हैं, लेकिन जब ये आप आगे प्लैनेट्स की डिस्क्रिप्शन एंड ऑल सब चीजें जब सीख देखोगे, तो आपको हेल्प होगी कि कोई प्लैनेट अगर शनि 4 में बैठा है तो कैसा घर अवॉइड करना चाहिए, शनि की किस उम्र में घर अवॉइड करना चाहिए। आपको एक एक चीज इतनी अच्छे तरीके से बताई जाती है इसमें, जो शायद किसी भी साइंस में मैंने देखी नहीं अभी तक। तो पहले घर को हम लोग ईस्ट डायरेक्शन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। आप वैसे भी अगर देखेंगे कि सनराइज जो है वो हमारा ईस्ट से होता है, तो हमारा जो लगन होता है वो क्या होता है, जहां पे जब आपका जन्म होता है उसके अकॉर्डिंग आपका सूर्य जहां पे होता है, जैसे कल हमने बात की, उसके अकॉर्डिंग आपका लगन निर्धारित होता है। सिंपल। आप पहले खाने को क्या मानेंगे? लाल किताब मकान कुंडली असल में आपके घर की कुंडली है या आपके मकान की कुंडली है? ये आपके जो आपके हॉरोस्कोप है, ये उसकी कुंडली नहीं है। ट्रेडिशनल वे में ये कुंडली दूसरे तरीके से बनती है, जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए मैंने उसको 12 भावों में अपने अकॉर्डिंग, जो स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आ जाए और जो एकदम से बैठ जाए आपके दिमाग में, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हाउस, पहला भाव मेष राशि, उसको पूर्व दिशा। जो दूसरा भाव है 2 नंबर राशि, इसको नॉर्थ वेस्ट के लिए लिया गया है। आपका तीसरा भाव, उसको दक्षिण दिशा के लिए लिया गया है। फोर्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट। फिफ्थ हाउस ईस्टर्न वॉल जो होती है, जिसको हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी कह देते हैं, उसको भी लिख सकते हो आप। छठा घर नॉर्थ का है। सातवां घर जो है वो आपका जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन का है, जो 7 नंबर राशि का है। आठवां घर फिर से साउथ साउथ वेस्ट जो होती है, जहां पे कहते हैं टॉयलेट बना देना चाहिए, वो वाली डायरेक्शन है। लेकिन अभी आपको ये पता चलेगा कि असल में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका टॉयलेट जो है वो साउथ साउथ वेस्ट में ही बने। आपके शनि जो है, वो राहु जो है, केतु जो है, आपके टॉयलेट की दिशा को निर्धारित करते हैं। अगर वो आपकी कुंडली में कहीं पे खराब है तो टॉयलेट सही जगह पे नहीं मिलेगा। और साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन या आठवां घर अपने आप में हम लोगों के लिए जो ज्योतिष में है, उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है। जो बहुत समझदार लोग हैं जो कहते हैं साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना दो, तो मैंने ऐसे देखा है लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। जो आपकी जिंदगी में नया रेनोवेशन होता है ना, नई ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो यही घर कराता है। हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है आठवां घर।
जहां हम मरे हुए मुर्दों को भी जो है वो उठाने की कोशिश करते हैं। हम किसी की जिंदगी में भी जो नया कुछ कुछ भी करवाने की कोशिश करते हैं, उसकी जिंदगी से, उसकी हिस्ट्री से, उसके डीएनए से उपाय करवा के उसकी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करते हैं। ये आठवां घर है उसका। तो इसलिए ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आठवें घर का या साउथ साउथ वेस्ट का टॉयलेट अच्छा होता है। टॉयलेट कहीं पे भी अच्छा नहीं है। सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन है कि टॉयलेट आपके घर में कहीं पे भी अच्छा नहीं है। आप लाख सोच समझ के बना लो उसको कि नहीं नहीं, इधर बताया गया है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं, फलानी जगह पे बना सकते हैं। जी नहीं। पुराने समय में टॉयलेट कभी होते ही नहीं थे। इसीलिए 45 देवता जो होते थे, उनका कभी बिगड़ना इस तरीके से था ही नहीं। गरीब थे लोग, लेकिन उसके बावजूद लोगों में यूनिटी कितनी थी, प्यार कितनी थी, जिम्मेदारी कितना था, आपस में सहनशीलता कितनी थी। आज तो हम वास्तु से ही, मैप से सब कुछ बना रहे हैं ना, उसके बावजूद भी फिर लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है। लोग जैसे कहते हैं ना कि श्राद्धों में मत करिए कुछ अच्छा काम। तो फिर जिन लोगों ने मुहूर्त पे एंट्री की है अपने घर में, जिन लोगों ने मुहूर्त में सब कुछ किया, उनकी लाइफ में क्या शादियां नहीं टूटती? उनकी लाइफ में क्या घरों में कुछ बड़े नुकसान नहीं होते? तो ये सारा जो किस्सा है ना, वो सारा कर्मों का है। और आपके कर्म जैसे हैं, आपके कर्म जैसे हैं, जो आपका चल रहा है कर्मा, जो आपका पिछला था कर्मा, जो आपने जमा कर रखे हैं कर्मा, वो जैसे भी है, जो कि शनि निर्धारित करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका घर का टॉयलेट मिलेगा। सिंपल। तो अगर किसी के घर में टॉयलेट सही डायरेक्शन में नहीं है, तो पहले तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ये चीज इसलिए बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा मुद्दा उठता है वास्तु में दो चीजों का, कि मेरा टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, मेरा टॉयलेट फलानी जगह पे है, खराब है। आप अपने चार्ट में, अब लाल किताब में जब मकान कुंडली के अकॉर्डिंग जब अपने प्लैनेट बे आप रखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन असल में पैसा दे रही है, कौन सी डायरेक्शन से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। आपने कभी देखा है कि टॉयलेट्स जो होते हैं वो असल में एक बहुत बड़ा काम करते हैं। जब आप वहां पे पुराना कुछ डिस्कार्ड करते हो, तभी आप कुछ नया खाने के लायक होते हो। कभी सोच के देखिए कि पुराना अगर आपके पेट से ना निकले, तो नया कैसे लेकर जाओगे? आप पेट में ले जा सकते हो? तो हम क्या करेंगे कि जब भी आप अपने घर में किसी डायरेक्शन में टॉयलेट देखते हो, तो कभी भी इस चीज को छोड़ दीजिए। वहां पे सिर्फ ये सोचिए कि वहां पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है, उस एरिया में कुछ नया करना पड़ेगा आपको। ठीक है। नौवां घर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट या फिर सेंटर ऑफ द हाउस, एज पर अगर लाल किताब जाएंगे, सेंटर ऑफ द हाउस जो होता है, जहां पे पुराने समय में क्या रखते थे हम लोग? पुराने समय में हम लोग रखते थे तुलसी का पौधा। ये आपके घर की नेवल पॉइंट है। इस नेवल पॉइंट पे आपने क्या रखा हुआ है? आपके घर के सेंटर में कैसा फर्श है, कैसी दीवार है, कैसा क्लटर है, कैसी गंदगी है, कैसा पौधा है, वो सारा कुछ कौन बताएगा? नौवां घर बताएगा। 10वां घर पश्चिम दिशा को दिखाता है। 11वां घर फिर से वेस्ट साउथ वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको दिखाता है। और 12वां घर साउथ ईस्ट को। सिंपल सी अगर आप देखोगे, तो मेजर दिशाएं कितनी होती हैं? चार होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो जब आप देखोगे काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, अब आपके पास एक सिंपल सा फंडा आ गया है। अब आप लोग जितने भी लोग हो यहाँ पे ईस्ट में, आप देखो पहले खाने में अगर आपका कोई भी प्लैनेट बैठा है। अभी हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे। हर बारी मेरे को यही कंप्लेंट सुनने को मिलती है कि आप प्रैक्टिस नहीं कराते हो, आप हमें आगे उसमें चार्ट्स पे लगा के नहीं देखते हो। मैं ये कहती हूँ कि एक फंडामेंटल आपको दिया हमने, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि ईस्ट में शनि बैठा है। तो वो क्या इशारा कर रहा है? कि आपके इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं शनि की वस्तुएं मिलनी चाहिए। सिर्फ शनि अगर ईस्ट में बैठा है तो वो वहां बैठने से खराब नहीं हो गया। एज पर लाल किताब जाएंगे तो शनि को खराब करने वाले दो इसके मेजर प्लैनेट हैं, वो है राहु और केतु।
आप सिर्फ ये देखकर नहीं बोलेंगे कि ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए बिकॉज मेरा राहु जो है वो, सॉरी शनि जो है वो फर्स्ट हाउस में है, ईस्ट में टॉयलेट नहीं बनाएंगे, एसोसिएशन टूट जाएगी, मेरी किसी गवर्नमेंट से ये नहीं होगा, फलाने से नहीं होगा, धमकाने से नहीं होगा। और आप देखोगे इतने हाई प्रोफाइल लोगों के फर्स्ट हाउस में सैटर्न लेकर बैठे हैं लोग। उसके पीछे की कहानी क्या है असल में, कि कोई भी प्लैनेट कहीं पे भी बैठ जाए, 9 ही प्लैनेट है जिसमें 2 छाया ग्रह है। राहु और केतु को एजेंट क्यों बोला गया है लाल किताब में? क्योंकि एक सिंपल सा फंडा इसमें बताया गया है। इसमें जो भी बातें बताई गई हैं वो बहुत फिलोसफिकल लैंग्वेज में बताई गई, पोएट्री फॉर्म में बताई गई, जिसकी वजह से उसको समझना जो है, जैसे मैंने बोला कि किताब लोगे, किताबें खरीदोगे तो कम से कम तो 2-3 साल टक्कर ही मारते रहोगे कि ये बोल क्या रहा है, ये लिखा क्या है, इसका शब्द का मतलब क्या है। वो शब्दों का मतलब आपको समझ में आता है जब एक एक प्लैनेट को लगाना शुरू करते हो। और एक एक पेज को, जैसे हमने देखा है हमेशा प्रैक्टिस करते हुए, कम से कम एक पेज को आप एक एक महीना पढ़ोगे तो आपको शायद उसका रस समझ में आएगा। और दोनों को मिला के कम से कम 1000-1500 पेज है। तो आप सोच सकते हो कि हमारी कितनी लिमिटेशन है, आपकी कितनी लिमिटेशन है, कि उस चीज को कितने दिन में आप कवर कर पाएंगे। हम अपने टीचर्स को दोष बड़े आसानी से दे देते हैं। हर बंदे की एक लिमिटेशन है। आपको अगर मैं आज बोलूं कि एक पेज को आपने 15 दिन पढ़ना है, आप पढ़ पाएंगे? एक टीचर भी कितने दिन पढ़ पाएगा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए? अगर वो 15 बैच ले रहा है तो 15×5 = 75, 75 टाइम्स उसको वो शीट पढ़नी पड़ेगी, तब वो अपने स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करने के लायक हो। सिर्फ ये नहीं कि राहु 5वें में है तो ये हो जाएगा, शनि 3 में है तो रेल की पटरी है, 12 में है रेल की पटरी है, सामने ये है वो, ये चीजें सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए। निशानियों से क्या होगा? निशानियों का मतलब होता है कि आपकी वो प्रिडिक्शंस है उस प्लैनेट के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो कोई बड़ी वो चीज नहीं है उसके लिए। ठीक है? तो आपके लिए शनि यहाँ पे पहले घर में बैठा हुआ, ईस्ट में बैठा हुआ, 2 चीजों पे निर्भर करेगा। शनि जो है वो क्या कहा जाएगा कि मंगल और सूर्य को खराब करेगा, लेकिन मंगल शनि को खराब करने से पहले वो खुद देखे ना पहले खराब है कि ठीक है, वो खुद ठीक हो रहा है कि नहीं। तो राहु का क्या हाल है आपके चार्ट में, शनि का क्या, केतु का क्या हाल है, वो बताएंगे आपके कि आपको ये शनि गवर्नमेंट में हायर लेवल के पोस्ट पे लेकर जाएगा, या ये शनि आपको किसी फैक्ट्री में एक मजदूर बनाकर रखेगा। ठीक है? लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर आपके शनिदेव या कोई भी प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, उसकी चीजें आपको फर्स्ट हाउस के आसपास की दीवारों में मिल जाएगा। कल मैंने आप लोगों को बोला कि गर्मियों में सूर्य किसी और टाइम पे निकलता है, सर्दियों में किसी और टाइम पे निकलता है। बहुत लोगों का सूर्य चलित भाव में 12 में दिखा रहा होगा, और किसी का 1 में दिखा रहा होगा, किसी का 2 में दिखा रहा होगा। प्रिडिक्शन में गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए वो निशानियों की जो चीजें हैं वो बनी है कि अगर शनि पहले घर में होगा तो ईस्ट में चीज मिलेगी, अगर ये पहले घर में नहीं है तो वो साउथ ईस्ट में मिलेगी उसकी चीज, या फिर आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगी। हम लोग क्या कहेंगे कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि देश काल पात्र सब कुछ, आपको ऋतुएं, हर चीज देखनी पड़ेगी कि कहीं पे वो प्लैनेट कहीं इधर उधर मूव तो नहीं कर रहा। और अगर वो लगन में बैठकर लगन का रिजल्ट दे ही नहीं रहा, वो 12 का रिजल्ट दे रहा है, 12 में तो शनि वैसे ही अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी प्लैनेट को देखकर एकदम से मुंह से बोल देना कि यहाँ पे ये प्लैनेट बहुत अच्छा होता है, नहीं होता। सबकी अपनी शर्तें हैं, ठीक या गलत होने की। वही शर्तें आपको इन क्लासेस में सीखनी है कि अगर कोई प्लैनेट खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर किसी प्लैनेट को स्ट्रेंथ मिल रही है, शनि नीच होके भी लगन में अच्छा प्रभाव दे रहा है, तो क्यों दे रहा है। ठीक है? दूसरे घर में जो भी प्लैनेट होगा, जैसे मैंने बोला, उसकी चीजें आपको नॉर्थ वेस्ट में मिल जाएगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि साउथ में पौधे मत रखो, कभी सोचा है किसी ने?
कि साउथ में पौधे मत रखो, दक्षिण दिशा में पौधे मत रखो। तो लाल किताब में भी तीसरे घर में बुध को मंदा कहा गया। बुध क्या है? वेजिटेशन है, पौधे हैं, ग्रीन कलर है, बुक्स हैं, स्टेशनरी है, छोटे बच्चे। तो किसी का बुध अगर तीसरे घर में है और उस बंदे ने अपने साउथ में अगर ये चीजें रखी हुई हैं, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो बुध। पूरा का पूरा जो लाल किताब का वास्तु है वो एक ही प्लैनेट के ऊपर खड़ा है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, वो है शनिदेव। आपकी कुंडली में शनि जो है वो कर क्या रहे हैं? वैसा ही मकान, उसी उम्र में मकान, मकान देगा भी कि नहीं देगा, वो सब उसी पे डिपेंड करता है। शनि राहु केतु को तीनों को एक ही पापी टोली बोला गया लाल किताब में। अब ये पापी टोली का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जिंदगी में पाप करने वाले प्लैनेट है, नहीं। पापी टोली का मतलब है कि पाप का हिसाब किताब करने वाले प्लैनेट। राहु को हम दादा परदादाओं के साथ जोड़ते हैं और केतु को नान के परिवार के साथ जोड़ते हैं। हमारा जन्म इन्हीं दो परिवारों से मिलकर हुआ। आपके नानके से आपकी मदर आई है, दादके से आपके फादर आए हैं, तो दोनों के मिश्रण से आप पैदा हुए। तो अगर आपके दाद के परिवार में कोई भी ऋण है, कोई भी पितृदोष है, तो उसका रिजल्ट जो है वो आपकी माँ को भी भोगना पड़ेगा, जो इस घर में आई, भोगना पड़ेगा। ठीक है। आप देखेंगे कि इन दोनों प्लैनेट के अकॉर्डिंग शनि जो है वो सारे रिजल्ट प्रेजेंट करता है। कहा गया कि राहु केतु जो है ना वो बुध के दायरे में या बुध के साथ ही चलते हैं। बुध को लाल किताब में दो चीजों के लिए बताया गया है। एक है गोलाई, दूसरा है पेपर या कागज। जब भी कोई फैसला सुनाता है कोई जज, तो वो पेपर पे लिखते हुए अपनी पेन को तोड़ देता है। देखा है आपने कभी? तो वो जो पेन होता है उसकी नोक को हम लोग केतु कहते हैं। वो जो लिखावट है, वो जो पेपर है, वो बुध का होता है। और ये सारा कुछ जो भी जज सुना रहा है, शनि सुना रहा है, वो राहु की गवाही पे सुनाता है। तो आपके चार्ट में अब राहु से भी इंपॉर्टेंट, शनि से भी इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन सा हो जाता है? राहु देव हो जाता है। यानी आपके पुरखे, आपके एंसेस्टर। अगर वहां पे कोई गड़बड़ हुई या वहां पे किसी तरह से हमारे जीवन में कोई रुकावट हुआ, पितृदोष हुआ, तो फिर ये आपका जो निर्णय आपके लिए ये जज करने वाले हैं शनिदेव, वो बहुत खतरनाक करने वाले हैं। पनिशमेंट बड़ी तगड़ी मिलने वाली। अगर आपके पुरखों ने किसी की जमीन मारी है, तो इस जन्म में जमीन के झमेले आपको भी झेलने पड़ेंगे। जब भी आपके पुरखों ने कोई अच्छा काम किया है, तो उसका उपयोग आप इस जन्म में करते हो। उनके पैसे का, उनकी प्रॉपर्टी का, उनके गहनों का, उनकी हर चीज को हम वो लेते हैं। तो कभी भी किसी प्लैनेट को देखते ही नहीं बोलना है कि वो खराब हो गया। हमेशा जो लाल किताब मकान कुंडली बनती है वो आपके घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा, इसमें कोई भी डायरेक्शन लेने का फंडा नहीं बताया गया है, बट मैं आपको ऐड ऑन कर देती हूँ इसमें। सिंपल सा काम करिए। आप देखना चाहते हो आपके घर की डायरेक्शन, मेजरली घर की डायरेक्शन आपका जो लगन होता है वो बता देता है। आपके घर के आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो आपके लगन के आसपास के प्लैनेट बता देते हैं। या फिर आपका फोर्थ हाउस बताता है कि आपका घर असल में है कैसा। आप लोग सभी देख सकते हो कि आपके लगन में या फिर लगन के नेक्स्ट हाउस में या पास्ट में जो भी प्लैनेट बैठे हैं, 12वें में या दूसरे घर में जो भी प्लैनेट बैठे हैं,
आपके आसपास वो चीजें मिलेंगी आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुरुदेव ही बैठे हैं आपके नॉर्थ वेस्ट में, 2 नंबर में। तो घर से बाहर निकलते ही मंदिर आएगा पहले। अब इसमें भी और डीप जा सकते हो कि मंदिर किसका होगा, और जा सकते हो, उस पे नहीं जाएंगे। जस्ट अभी ये देख लो कि कोई ना कोई धार्मिक स्थल मिल जाएगा, है किसी का गुरु अगले पिछले भावों में। नमस्ते हैंड रेज करिए ताकि मैम। थोड़ा सांस अमन बोल लेने रहा हूँ मैं। में। हाँ जी, बताइए। बताइए आईफोन। हेलो। बताइए सर। जी मैम, मैं अमन बोल रहा हूँ मैम। हाँ मैम जी। मेरा है सेकंड हाउस में गुरु है। गुरु। जब मैं इंडिया में था तो मेरे घर के बैक साइड में था। तो इधर हूँ, इधर 2 मिनट की वॉक पे है। बस जी यही मैम। होता है। अब आगे आ जाओ। ये प्रिडिक्शंस बहुत दूर तक जाती है वास्तु की। किसी का शनि चंद्रमा है ना अगले पिछले भावों में, उनके घर के आसपास गंदा नाला मिल जाना है आपको। छप्पड़ था जहां पे भैंसें नहाई जाती, कोई ना कोई ऐसा पॉन्ड होगा जो कि गंदा होगा, जिसकी सफाई नहीं होगी। छोटा सा ही चाहे गड्ढा हो, वो आपको मिल जाएगा। चेक करना आप लोग, ठीक है। ये प्लेनेट आपको क्या बता रहे हैं, असल में इनका मतलब क्या है जो ये सब चीजें बताई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि आपका चार्ट ठीक काम कर रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो निशानियां बताई जा रही हैं वास्तु से, ये आपके चार्ट को रेक्टिफाई कर रही हैं असल में। कि आप जो पुराने समय में रूपचंद जी, जब उनके सामने कोई बैठता था तो वो उनसे इस तरह की चीजें पूछते थे सब, जिससे उनको ये अंदाजा लगता था कि भाई इसके पास इसका इसकी जो चीजें हैं वो सही काम कर रही है, जो ये बता रहा है वो सही है। और जब तक उनको वो निशानियां सही नहीं मिलती थी, वो प्रिडिक्शन उनकी नहीं मैच होती थी, तब तक वो आगे प्रिडिक्ट नहीं करते। हम लोग रूपचंद जी से नहीं मिले हैं, ठीक है। हम लोग उनका सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, हम उनकी शिक्षा पढ़ रहे हैं। लेकिन हम उनको रिस्पेक्ट देते हुए कम से कम उस पर रिसर्च तो कर सकते हैं। अगर एक छोटी सी चीज सच हो रही है, तो फिर इसका मतलब और भी बहुत सारी चीजें रियल में हो सकती हैं, सिर्फ देखने की जरूरत। ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारी चार दीवारी होती है असल में, जब आप मकान शुरू करते हो ना, तो हमारी जो चार दीवारी होती है, चार दीवारी को हम लोग शनि के साथ जोड़ते हैं, जो ईंट कंकड़ सीमेंट लोहा ये सब डाल के एक दीवार खड़ी की जाती है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप प्लॉट लेते हो। प्लॉट लेके सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग उसकी नींव खुदाई करते हैं। नींव, नींव क्या होती है? छठा घर, पाताल। आपके घर की खुदाई, आपके घर की नींव कैसी है, छठा घर बता सकते। अगर कहीं पे आपके छठे घर में अफ्लिक्शन है, कहीं दूसरे घर से उसमें अफ्लिक्शन आ रही है एस्पेक्ट से, तो ऐसे लोगों की जब नींव खुदेगी तो नानके परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट आएगा। जब भी आप देखोगे कि नींव पहले खोद के, जो कि केतु को रिप्रेजेंट करती है छठे घर में, केतु पक्का प्लैनेट है एज पर लाल किताब। तो सबसे पहले खुदाई, फिर उसके बाद चार दीवार। केतु के बाद क्या खड़ा किया, शनि। शनि के बाद अब लास्ट में जो है वो छत राहु की डाली जाती। अगर किसी के चार्ट में राहु बर्बाद है, नीच का है, तो ये मानकर चलिए जिस दिन से छत डलेगी उस दिन से उस व्यक्ति की उल्टी काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर वो व्यक्ति अर्श पे था ना, तो अब धीरे धीरे फर्श पे आना शुरू हो। आप लाख मुहूर्त
तय कर लो, आप लाख कुछ भी कर लो, शनि कर्मों का बंधन नहीं छोड़ता। मैंने जो स्टार्टिंग में बोला, राहु कौन है? राहु आपके डीएनए का वो फर्स्ट पार्ट है जिसके थ्रू आपको जो है जन्म मिलने वाला है। आप जानते हो एक लेडी के अंदर बच्चा पैदा करने के लिए एक ही तरह का क्रोमोसोम जो है वो पाया जाता है, मेल में दो तरह के पार्ट। जानते हो, इतनी तो साइंस साइंस सभी जानते हैं। फीमेल के पास बेटा या बेटी निर्धारित करने का कुछ भी सीन नहीं है, वो एक सपोर्ट सिस्टम है, वो सिर्फ गर्भ में पालने की क्षमता रखती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर इसका मतलब आपके हस्बैंड, आपके दादा परदादा, वो सभी चीजों के रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। इसीलिए जिस दिन से छत डलती है, मैं अगर अपनी लाइफ के कम से कम वास्तु के 50-60 केसेस ऐसे देखे हैं मैंने, जिनमें मकान बनने के बाद वो व्यक्ति या तो एंटर ही नहीं कर पाया उसमें, या वो मकान अधूरा रह गया, या लिटिगेशन चालू हो गई, या उस घर में संतान नहीं हुई कभी मुझे। अब वही व्यक्ति थे ना जो बहुत अच्छे फल फूल रहे थे, सब कुछ ठीक था। जब आप लाल किताब वास्तु पढ़ोगे, आप आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसी ऐसी चीजें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखी हैं, जो सिर्फ लाल किताब वास्तु से समझ में आई मेरे को कि ओहो, यहीं से गड़बड़ जो है वो शुरू हुई है। और एक बार जब मामला वास्तु का बिगड़ता है ना, जब आप छत डाल देते हो, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर आप लाखों उपाय कर लो। मेरे पास रोज सीन आता है, हमने 4 बार वास्तु कराया, हमने 3 बार कराया, हमने ऐसे कराया। अरे कुछ नहीं, राहु का सुधार होना बड़ा जरूरी है। राहु क्या है? राहु हमारा डीएनए सिस्टम है। शनि को सांप बोला गया है लाल किताब में, जो कि 4 दीवारी का मालिक है। और इसका मुंह जो है, जो छत है, वो राहु है। और इसकी जो जड़ है वो केतु है, जो आपकी जमीन है, आपका फर्श है। जब राहु खराब होगा, छत डलते ही आपको वो पाताल में ले जाएगा खींच के, पता भी नहीं चलेगा, आपको समझ में नहीं आएगी हुआ क्या। हम लोग वास्तु को जिस तरीके से सीख रहे हैं आज की सोसाइटी में, असल में वास्तु वो वाली चीज नहीं है, सरासर बेवकूफी है आज के समय। 45 देवताओं को सेट कर लो, आप स्वर शास्त्र से कुछ भी कर लो, आप जीवन में चांदी की तार लगा लो, सोने की लगा लो, जो मर्जी लगा लो, कर्म बंधन ठीक करना पड़ेगा, अपना डीएनए सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। तो तब जाके आपकी वो चीजें सुधरेंगी, जो सीधा सीधा लाल किताब मकान कुंडली आपको बताती है कि आपका राहु 9वें घर में है, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जाकर छत खोली होगी उन्होंने। जब राहु और सूर्य मिलता है तो छत फाड़कर प्रकाश किया जाता है घर में। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, राहु सूर्य अगर आपके रिश्तेदारों के किसी के है तो देखिए छत में से रोशनी आ रही है आपके घर में। कुछ नहीं करना आपको, वो बंद करना है बस। आपने अपनी कुंडली को मैच कर दिया है अपने मकान के साथ। आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि मेरी कुंडली कहीं मेरे घर से मैच ना हो जाए, अगर वो कहीं पे अफ्लिक्शन में कोई प्लैनेट है, वो मैच ना हो जाए कहीं पे। और जैसे ही वो आप उम्र आती है, तब आपकी जिंदगी में वो तूफान भी आता है। जैसे ही आप छत खोलते हो, बहुत सारे लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जिंदगी भर वो बीमार रहे, लिटिगेशन झेली, फौजदारी मुकदमे, हर तरह के मुकदमे जीवन में। क्या था चार्ट में? सूर्य और शनि, या फिर आपका राहु और सूर्य आपका चार्ट में मिल रहा है, बस वहीं से गड़बड़ है। तो हम क्या बोलेंगे कि बंद करो इसको सबसे पहले। वो बंद करवाते ही उसकी जिंदगी का जो रफ्तार है वो चल पड़ा। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, जो हम लोग सोचते हैं कि लाल किताब में वास्तु के बारे में बहुत ज्यादा गंभीर चीजें डिस्क्राइब नहीं की गई, बट रियलिटी बताऊं, मैंने
आज मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने बड़े बड़े ब्रांड से सीखा है वास्तु। जीरो, बिल्कुल जीरो है लाल किताब के वास्तु के आगे। एस्ट्रो वास्तु में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से हम लोग क्या करते हैं, हिट थ्योरी देखते हैं। हिट थ्योरी देख रहे हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्यों चाहिए आपको, क्यों लेकर आनी है आपने अपने जीवन में, जब हमारे पास हमारे अपने शास्त्रों में एक बहुत अच्छा चीज बताई। क्या है हिट थ्योरी? कि कोई प्लैनेट 90 डिग्री से 180 से टक्कर मारेगा तो वो प्लैनेट डैमेज हो जाएगा। तो लाल किताब में तो एक सिंपल सा फंडा बताया गया कि जो भी प्लैनेट 6 8 पे बैठे होंगे उनकी दिशाओं में वो समान पड़ा होगा, तो ये प्लैनेट आपस में चोट खाएंगे एक दूसरे को। जैसे सूर्य बैठ गया आपका लगन में, उच्च का बैठा है, शनि बैठा है अष्टम में, दोनों अपनी अपनी जगह पे बढ़िया बैठे, लेकिन प्लेसमेंट देखिए दोनों की, काउंट करिए, 6 8 की टक्कर पे बैठे दोनों। तो हम क्या कहेंगे कि या तो इनके साथ कोई मित्र लाइए इनकी डायरेक्शंस में जो हेल्प करे, या फिर इनको यहां से उठाइए, किसी एक को तो उठना पड़ेगा। जब भी कोई प्लैनेट, सिंपल सा फंडा है, आप चेक करिए अपने चार्ट्स में सभी लोग, जितने भी प्लैनेट 6 8 की टक्कर पे है उनकी डायरेक्शन में दोनों में से अगर एक का भी समान पड़ा है तो दूसरा प्लैनेट उसको हिट कर रहा है परमानेंटली, आपको पता नहीं है। ठीक है। अब ये सारी डायरेक्शंस के लॉर्ड भी वही हैं जो कि इन राशियों के लॉर्ड हैं। जैसे हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, उसका लॉर्ड जो है वो मंगल, पहली राशि का लॉर्ड कौन है, मंगल है। दूसरी राशि का लॉर्ड कौन है, वो चंद्रमा है। दूसरी राशि की डायरेक्शन का लॉर्ड जो है, यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्शन के लॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो ईस्ट का हमने मंगल को बनाया है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि साउथ साउथ ईस्ट में किचन बना लो, क्योंकि वो मंगल के डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट को चंद्रमा रूल करता है, साउथ को फिर से मंगल रूल करता है, नॉर्थ ईस्ट को जुपिटर रूल करता है, ईस्ट वॉल को सूर्य, सिक्स्थ जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको बुध रूल करता है, सेवन डायरेक्शन को राहु रूल करता है। साउथ वेस्ट में यहाँ पे साउथ वेस्ट में कौन रूल करता है, राहु। सातवीं डायरेक्शन, सातवें घर को, साउथ वेस्ट को। एट्थ हाउस को रूल करता है, इस डायरेक्शन को, साउथ वॉल को, फिर से मंगल। सेंटर को केतु। केतु क्या होता है, खाली होता है, ब्लैंक। सेंटर इसीलिए बोला जाता है घर का खाली रखो, इसीलिए बोला जाता है घर का खाली रखो भाई, वहां पे कोई बर्डन नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ। ठीक है। उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन जो 10वें घर की है उसको शनि रूल करेंगे, वेस्ट वॉल को भी शनि रूल करेंगे, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है हमारी 12वें घर की, उसको शुक्र रूल करेंगे। तो ये वो डायरेक्शंस हैं जिसके थ्रू आपने सिंपल क्या करना है कि आपने देखना है कि एक अच्छे घर में, अब ये बड़े आसानी से लाल किताब में बता दिया गया कि अगर आपके इन डायरेक्शनों के अकॉर्डिंग अगर ये वाली चीजें है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में दूसरे घर में चंद्रमा बैठा है, मून की डायरेक्शन में ही बैठा है, बहुत अच्छा है। अभी लाल किताब के वास्तु पे ना बहुत सारी रिसर्च नहीं हुई है, बहुत सारा काम नहीं हुआ। जैसे मैंने देखा कि राहु महाराज और केतु महाराज जो है, राहु को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन का कारक है, कि एक्सटेंड कर देता है उस चीज को, एक्सटेंड। तो आपके घर में राहु महाराज जिस एरिया में बैठेंगे, जिस भाव में बैठेंगे, जिस डायरेक्शन में बैठेंगे, वहां पे उस डायरेक्शन को क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे। वो आपका घर का हिस्सा बढ़ गया।
और नेचुरल है कि अगर एक साइड पे राहु ने बढ़ा दिया तो केतु दूसरे हाउस तरफ से कम कर देगा। तो अगर सीधा सीधा अपने अपने घर की कोई चीज देखनी है कि कहाँ पे मेरे घर का हिस्सा बढ़ा हुआ है, कहाँ पे घटा हुआ है, आपको ये दोनों प्लैनेट बहुत आराम से बता दें। ठीक है। आपके शनि जो है वो अंधेरे का कारक है। घर में अंधेरा कहाँ पे है? शनि को सिर्फ अंधेरा पसंद है, रात पसंद है। इसीलिए कल मैंने आपको बोला कि शनि रात का राजा है और सूर्य दिन का राजा है। हालांकि चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो आधिपत्य होता है वो शनि का होता है। रात अंधेरे में ही तो चंद्रमा चमकता है ना। अगर रात हो ना तो ये चंद्रमा भी कहाँ से चमकेंगे जो सूर्य से लेकर अपनी पावर लेते हैं। तो शनि जहां पे भी चार्ट में आएंगे वहां पे अंधेरा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको डायरेक्शंस का नहीं पता। तो आप लोग आज के समय में, आज के युग में बहुत एडवांस युग है, आराम से अपने घर का एक एक मैप बनाइए। अगर आप लाल किताब वास्तु को अच्छे से करना चाहते हो, एक एक मैप बनवा लो। 1500 2000 से ज्यादा नहीं बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। मैप बनवाओ, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने घर को आप देखिए कि क्या चीजें कहाँ पे हैं। ज्यादातर 90 तो नहीं कहूंगी, 60-70% लोगों को तो डायरेक्शन नहीं लेनी आती अभी अपने घर की, कि डायरेक्शन कहाँ से ले, कैसे ले। तो वो एक अलग एक मैटर है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का मुद्दा ही खत्म कर दिया है इन्होंने। यहाँ पे तो ये कह रहे डायरेक्शन लेनी ही नहीं, आपको कुछ नहीं करना। आपने तो सिर्फ पहले घर को ईस्ट, दूसरे को नॉर्थ वेस्ट मानते हुए अब प्लैनेट्स की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करेंगे कि किस दिशा में अग्नि अच्छी है, किस दिशा में अग्नि बुरी है। इसी करके अब आपको ये चीज भी समझ में आएगी कि किसी डायरेक्शन में हम लोग अ, अग्नि को अच्छा क्यों मानते हैं और किसी किसी में हम बुरा क्यों मानते हैं। ठीक है। जहां पे भी अंधेरा होगा, जहां पे भी अंधेरा होगा, जहां पे भी सूर्य की रोशनी कम आएगी, वहां पे क्या देते हैं हम लोग कि वहां पे किचन बना लो। शनि की डायरेक्शन में किचन वेस्ट में, मार्स उच्च का होता है। क्यों साउथ साउथ ईस्ट में ही बनाना चाहते हो? अब ये मंगल अगर फायर प्लेसेस को दिखा रहा है, अग्नि को दिखा रहा है, तो मंगल आपके चार्ट में आपके घर के किचन को दिखा रहा है। चंद्रमा आपके घर के पानी को दिखा रहा है, आपके मटके को दिखा रहा है, आपके मयूर जग को दिखा रहा है, आपके टैप्स को दिखा रहा है। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा मंदिर है बट चौथे घर में जुपिटर नहीं है। तो एक गलत फहमी आप लोग भी निकाल लो। बहुत सारे लोगों की परिभाषा मंदिर की अलग अलग है। कई लोग मंदिर इस्टेब्लिश करते हैं प्रॉपर, तो आपको जुपिटर 4 में मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। लेकिन अगर आपके केतु है ना चौथे घर में, तब भी मिल सकता है। सूर्य है तो भी आपको मंदिर नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा। ये जो तीनों प्लैनेट है ना, ये तीनों आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं। इसी करके आप देखोगे कि बहुत सारे चार्ट्स में सिर्फ गुरु होने से मंदिर नहीं मिलता चौथे घर में, आपको केतु की वजह से भी मिल जाता है। तो आपने अपने घर में केतु का झंडा, केतु को क्या बोलते हैं, झंडा बोलते हैं हम लोग, तो मंदिर कैसा होगा? या आपने जो घर बनाया हुआ वहां पे झंडे बड़े सारे रखे होंगे वहां। ठीक है। गौतम बुद्धा की जितनी भी नॉर्थ ईस्ट में लोग लगाते हैं केतु 4 वाले ही है। केतु को खाली मानते हैं हम लोग, ब्लैंक, पिट। तो नॉर्थ ईस्ट खाली भी हो सकता है, कोई बड़ी बात।
तो आपको हर प्लैनेट अपनी डिस्क्रिप्शन खुद बताता है आपके घर में, कि मैं आपकी कुंडली में छठे घर में हूं, बुध छठे घर में है, तो नॉर्थ में आपने वेजिटेशन लगाई है, अपने घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें, लगाए होंगे, लेकिन वो प्लांट्स अच्छे हैं बुरे हैं, वो बहुत सारी चीजें ग्रामर के रूल्स पे डिपेंड करता है। किसी के भी घर में, किसी के भी चार्ट में जब बुध 6 में होता है, तो उनकी डॉटर का कहा जाता है कि बहन की या बेटी की शादी नॉर्थ डायरेक्शन में मत करिए, क्योंकि वो बंदे का पाताल जो है वो उखड़ जाएगा, वो निकल आएगा बाहर। जब भी आप नॉर्थ की बात करते हो, नॉर्थ डायरेक्शन सबसे सेंसिटिव डायरेक्शन है आपके घर की, सबसे ज्यादा सेंसिटिव डायरेक्शन अगर कोई है तो वो नॉर्थ है। 0 डिग्री जहां से स्टार्ट हो रहा है, जो पानी के साथ जोड़ी हुई है, जो बार बार आपके सामने रीलें आती हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, नॉर्थ में ये लगाओ, नॉर्थ में ये लगाओ, ये लगाओ, पानी का सोर्स लगाओ। क्योंकि छठे घर में चंद्रमा जब आता है, नॉर्थ में जब चंद्रमा आता है, तो आपको पैसा बिना कमाए मिलने वाला सोर्स जो है वो क्रिएट होता है, बशर्ते वो बुध अच्छा हो। ठीक है, खाली हम वहां पे अगर पानी की कोई वो लगा दे, सोर्स लगा दे, उससे कुछ नहीं होना। ऐसे तो सबको ही सब कुछ ही मिल जाए। जितने लोग बिडिंग करते हैं, अंडर टेबल काम करते हैं, तो उनका चंद्रमा 6 में ही होता है। अंडरग्राउंड का, अंडर टेबल का, छठा घर पाताल है ना, तो जो भी प्लेनेट वहां होगा वो अंडरग्राउंड काम करेगा, वो आपकी जिंदगी में पाताली मदद देगा, पाताली मदद देगा। जब भी आप लोग कहते हो कि मेरा बहुत बड़ा काम था, फंस गया, अचानक से ये काम फलाना बंदा आया, ये छठा घर असल में आपके नानके परिवार का है। आप लोग देखिए, जिनका भी छठा घर अच्छा होगा, हर बार मुसीबत में उनका नानका परिवार, उनका मामा काम आया, उनके मामा का परिवार काम आया हमेशा। और जब ये केतु बर्बाद करेगा, जब ये छठा घर खराब होगा, तो आपकी पैदाइश के बाद ही नान का परिवार सफाचट होने वाला। तो राहु और केतु को, शनि को सीधा सीधा वास्तु के साथ इतना बारीकी से जोड़ा गया है कि मैंने कभी नहीं सोचा था, ये 5 साल पहले तक, कि इतनी डीप भी किसी चीज के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, आपके चार्ट में शनि ठीक है, अच्छे भावों में है, तो आप जितने मर्जी मकान बनाओ, जितने मर्जी मकान बनाओ, और अगर ये शनि कहीं खराब है, तो आपको ये मकान कम से कम भी 55 से 60 साल के बाद बनाना चाहिए। क्योंकि शनि की रिटायरमेंट की, जब आप रिटायर हो जाओ, जब आपकी जिम्मेदारियां उतर जाएं सर से, जब आपको अपनी कोई भी किसी को जो पे ऑफ ना बचा हो, क्योंकि जब तक आपके सर पे जिम्मेदारी है और शनि आप खराब लेकर बैठे हो, मकान बनाते ही आपकी सारी जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहानी में हुआ क्या, ये क्या ही हो गया। तो आप लोगों में से किसी एक को मैं ओपन करूंगी, क्योंकि लाल किताब का ये वाला पार्ट तो बहुत लंबा है, इतना टाइम तो नहीं हम दे पाएंगे। आप में से कोई शेयर करना चाहता है इसके रिगार्डिंग, किसी ने कुछ चीज नोटिस करी है तो मुझसे बताइए, तो मैं ओपन कराती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। शनि की कुछ और चीजें आपको बहुत बढ़िया बताती हूँ ताकि आप उसको रिलेट करें। किसी ने कुछ रिलेट किया अपने साथ तो बताइए। हाँ जी नीलम बताइए, अनम्यूट करिए। जी, मैम हमारे एक रिलेटिव हैं, जी। छठे घर में गुरु राहु और शनि मंगल हैं। उन्होंने जब से मकान लिया तब से वो नीचे ही गिरते चले गए, हाँ। और हेल्थ भी खराब रहती है, और कर्जे में भी चले गए।
मतलब कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है तब से। मीन लगने की कुंडली है उनकी, लगने से भी छठे में आ गया है। पहली बात तो ये है कि कभी भी हम जब लाल किताब की बात कर रहे हैं तो लगन को तो भूल जाओ। यहाँ सिर्फ प्लेनेट की बात हो रही, ठीक है। मैंने आपको हम्म, बोला कि छठा घर खराब हुआ अगर, तो नॉर्थ दिशा में खराबी है आपके। नॉर्थ दिशा में हम्म। खराबी है मतलब पानी में जो है वो गंदगी है। सिंपल। पानी में पानी की गंदगी तो यहाँ पीने बहुत, लायक नहीं होगा। पानी की भी गंदगी सही है आदमी है। तो आप आगे अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक कर देंगे। जिस दिन से नींव खो देंगे छठा घर एक्टिवेशन में आएगा आपके, ये उन्होंने बना बनाया से मकान पंगा लिया। शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब, जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब हम लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। मेरे, अगर मैं नेबर बाई अपने बात करूँ ना, तो कम से कम 4 से 6 मकान है जो कि मकान बनने से पहले तक वो लोग इतने वेल्दी थे, इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा था। बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसे थोड़ी ना होता है कि सिर्फ मकान बनाने से कुछ हो जाए। नहीं, होता है, बिल्कुल होता है। लॉजिक समझिए आप, सिंपल सा, कि शनि वही साइन करेगा जो राहु दिखाएगा। सिंपल। तो और उनका अब राहु सही ने नहीं जो अगर है। उसको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी, किस बंदे ने 4 चोरियां कर रखी है, उसने लिख के वहीं पे कलम काट देनी है और उसके पास माफी नहीं है। माफी नहीं। ठीक है। चलिए, ये तो थोड़ा सा था वास्तु का हिस्सा। तो आप लोग अपने अपने चार्ट में सारे ग्रह देखिए और सारे ग्रहों को उस डायरेक्शन में भी आप देखना। इसकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और आप में से जो लोग भी कोर्स करना चाहते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी इस बारी हमने 2 लैंग्वेज में डाल रहे हैं। जो मराठी में स्पेशली सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं, जो हिंदी में प्योर सीखना है तो वो भी सीख सकते हैं। चलिए, अभी आप लोगों को मैंने सिर्फ एक आज सिंपल सी चीज बतानी है। शनि के बारे में बहुत बड़ा चैप्टर है। सिर्फ आपको सिंपल सी एक चीज बता रही हूँ कि शनि को ना असल में आंख का मालिक बताया गया है। समझ, चालाकी, सूझबूझ जो आपके अंदर है उसका मालिक बताया गया है लाल किताब में। और ये जो शनिदेव जो है आपके चार्ट में, वो काम मैंने आपको बता दिया है, वो 2 बंदों के साथ करते हैं मिलके। एक है राहु देव जी और दूसरे हैं केतु देव जी। शनि खुद बैठे हैं अजगर की तरह। काम पे किसको लगाया हुआ है? राहु और केतु। अगर तो आपके चार्ट में शनि राहु उच्च के हो गए, अच्छे भावों में है, मित्रों के साथ है। अब ये सब ग्रामर का पार्ट है, वो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जस्ट इतना समझ लो। तो फिर ये शनि आपके लिए वो करके देगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। सबसे बड़ी एक डिस्क्रिप्शन है कि अगर आपके सैटर्न 7 से 12 में है और आपके राहु केतु पहले घरों में आए तो ये शनि को खराब कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बुध पेपर है, राहु गवाही है और केतु लिखाई है। इन तीनों ने मिलकर आपकी जिंदगी का मकान, दुकान, करियर, कर्मा, सबका हिसाब किताब ये शनिदेव ने करना है। जितने भी लॉयर बनते हैं, जितने वकील बनते हैं, काले कोट वाले जितने प्रोफेशन है, सारे के सारे शनिदेव से जुड़े हुए हैं। जिनका हाथों में भी काला रंग लगता है वो सारे शनिदेव के कार्यक्रम। तो अब आप नजर में आपके आ रहा होगा, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे फिर वो कोई भी ऐसा काम हो जिसमें काला रंग यूज किया जाता है, वो शनिदेव का है। चाहे वो भैंसों का काम हो, कहीं पे भी ब्लैक कलर तो आना ही आना है वहां पे। अब हमारे पास, आपको अगर सीधा सीधा देखना है कि आपके शनि जो है वो असल में आपके चार्ट में कैसी नजर रखते हैं, या वो कैसी जो आपके आपके शनि जो है वो स्वभाव से कैसे हैं, स्वभाव से कैसे हैं। अगर तो शनि कहते हैं अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है कि आपके अंदर सूझबूझ होती है अच्छे और बुरे को समझने की। आपके अंदर ये क्षमता होती है कि आपको जितना मर्जी कोई बहका ले, समझा ले, आप गलत काम में नहीं जाओगे। आप अपनी इतनी साफ दृष्टि रखते हो
कि आपको कोई बहका नहीं सकता। जब भी शनि आपके पहले घर में बैठते हैं, जिनके भी शनि पहले घर में बैठते, वहां से एक ही नजर से वो सातवें घर के रिश्तेदारों को देखते हैं। एक ही नजर का मतलब ये होता है इक्वलिटी, इक्वल, कि आपके जितने भी सातवें घर के रिश्तेदार हैं, सातवां घर किस लिए होता है? आपके अननोन फ्रेंड्स का है, आपके पार्टनर का है, आपके स्पाउस का है, और आपकी डेली रूटीन का है। इन सभी के लिए वो इक्वल डिवीजन में सबके लिए काम करता है। और शनि लगन में बैठकर, जैसे मैंने बोला, उछलना शुरू नहीं कर देना कि हाय वो नीच का नीच का नीच का। ठीक है? तो वो सातवें घर में एक समान दृष्टि से देता है, किसी में भेदभाव नहीं करता, दूसरों को हमेशा देने की इच्छा रखता है, दूसरों को हमेशा बांटने की इच्छा रखता है। जीवन में चाहे वो बड़े बहन भाई हो, पति हो, पत्नी हो, छोटे बहन भाई हो, सबके लिए वो इक्वल काम करता है। दूसरे घर में शनि की दो आंखें आ जाती हैं। शनि यहां पे बैठकर सिर्फ दूसरे घर का फल नहीं देता, उसकी निगरानी में जैसे पहले घर में सिर्फ एक ही घर आया है, लेकिन यहां पे उसकी निगरानी में दो घर आ गए हैं। एक है आठवां घर और एक है 12वां घर। यानी कि अगर आपके आठवें घर में कोई भी गड़बड़ हुई, शनि का सांप वहां डंक मार देगा। 12वें घर में अगर आप चैरिटी में या किसी भी चीज में कोई बेईमानी करते हो, तो आप पकड़े जाओगे। ये हिसाब किताब कर देगा, इनकम का हाउस क्लोज कर देगा, पैसे पैसे के लिए तरसा देगा। तीसरे घर में शनि बैठेगा तो वो अपनी निगाह रखता है दो घरों पे, बड़े बहन भाइयों पे, जो कि 11वां घर है, आपके पिता के घर पे, आपकी शिक्षा के घर पे। इन दो घरों में आप जितना हार्डवर्क करते हो, आपकी जिंदगी में अगर इन घरों में, 11वें घर में या 9वें घर में, अगर शनि के कहीं पे शत्रु प्लैनेट बैठे, जैसे चंद्रमा बैठ गया, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो है वो आपकी जिंदगी में रोड़ा अटका देगा। ना तो भाग्य उदय होने देगा, या ना ही आपके इनकम के सोर्स जनरेट करने देगा। जितने भी लोग शनि 3 में लेकर बैठते हैं, अगर उनका प्रारब्ध कहीं पे खराब है, कर्मास कहीं पे अफ्लिक्शन में है, ना उनके पास इनकम होती है, ना पढ़ाई होती है, ना ही पिता का साथ होता है। तो शनि का यहाँ पे मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये कंट्रोल कहाँ पे कर रहा है, शनि कहाँ पे बैठकर एज पर लाल किताब कंट्रोल कहाँ कहाँ कर रहा है। यहाँ पे हम वैदिक वाली दृष्टियां नहीं ले रहे कि तीसरी यहाँ पे डाल रहा है, सातवां यहाँ डाल रहा है, 10वीं यहाँ डाल रहा है, नहीं। तो समझ और बूझ, आपकी समझदारी, आपकी चालाकी कितनी काम करेगी, वो ये भाव बताएंगे। शनि तीसरे घर में आपको पराक्रम देगा कि नहीं देगा, वो भाव बताएंगे 9वां और 11वां, कि आप पराक्रम कर पाओगे जिंदगी में कि नहीं। आगे आप देखिए, चौथे घर में शनि बैठता है तो चारों तरफ निगाह हो गई। अब उसकी निगाह चारों तरफ हो गई। कहाँ कहाँ हो गई? आपके 10वें घर में भी देख रहा है, 8वें घर में भी वो निगरानी कर रहा है, 11वें घर में भी निगरानी कर रहा है, और दूसरे घर में। मजेदार बात देखिए, इसीलिए शनि जब 4 में होता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई भूल के भी मकान की बात मत करना। जैसे ही इस व्यक्ति ने मकान की बात की तो धड़ाधड़ धुनाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपके 8, 10, 11 या दूसरे घर में पापी हुए ना, मकान तो जरूर बनाओगे, क्योंकि कर्म फल मिलना है। ठीक है? शनि 5 में है तो बोला गया अंधा सांप है, कुछ नहीं करेगा, अंधा सांप है। लेकिन एक शर्त है
कि ये तब कुछ नहीं करेगा अगर इसके घर में, शनि के घर में गुरु या केतु बैठे हो या फिर वो घर खाली हो, तो ये सांप कुछ नहीं करेगा। अगर शनि 5 में है, 10 में कहीं पे उसके शत्रु बैठे हैं, तो और खाली नहीं है वो, तो फिर ये तो बहुत बड़ा जो कांड आपकी जिंदगी में संतान को लेकर करेगा, या तो संतान होने नहीं देगा या वो आपके लायक नहीं बचेगी। संतान का मतलब सीधा सीधा मेल चाइल्ड से लिया जाता है लाल किताब। तो मेल चाइल्ड के लिए डिफिकल्ट कंडीशन है सैटर्न 5। सिर्फ एक छोटी सी चीज, ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत छांट के बता रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा शनि का 12 भावों में फल जो है वो डिफरेंट टाइप से है, उसके थंब रूल्स अलग है। ये सिर्फ आपको सीधा सीधा सा एक डिक्टम्स क्लियर कर रही हूँ कि शनि जो आपको समझ देता है, जो आपको किसी चीज की प्रेरणा देता है या आपको कोई सजा देता है, वो क्यों देता है, उसके पीछे सीधा सीधा कारण क्या है। शनि 6 में बैठेगा, बुध के घर में, केतु के पक्के घर में। अगर सेकंड हाउस से कोई इसका शत्रु ना देखे तो बहुत बढ़िया है। कभी आपकी जिंदगी में जॉब को, नानके परिवार को, किसी को भी कोई खतरा नहीं, बहुत बढ़िया है। आप कुछ भी कर सकते हो। 7वें घर में शनि बताया गया है कि 7वें घर में इतना चालाक शनि बताया गया है कि वो खड़े खड़े दूसरों की आंखों में धोखा दे दे। अब ये धोखा कैसा देगा, अब ये चालाकी कैसे करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि अगर लगन से कैसे प्लैनेट इसकी नजर को घुमा रहे। अगर तो गुरु देख रहा है लगन में बैठकर शनि को, तो इंसान धर्म की नजर से सबको देखेगा, या वो धार्मिक कार्यों में इतना शार्प होगा। जितने भी लोग भोले बहुत होते हैं ना, सीधे साधे बहुत होते हैं, बेवकूफ टाइप होते हैं, जो अपना सब कुछ लुटाते रहते दूसरों के ऊपर, चलने दे चलने दे। सैटर्न खराब है। सैटर्न अगर अच्छा है तो उसकी एक ही निशानी है सबसे अच्छी, वो इंसान शार्प होगा। कभी उसको बेवकूफ नहीं बना सकता उसको कोई। अगर कोई बना भी गया ना तो विद इन 5 मिनट्स वो वापस समझ लेगा कि ये पागल बना गया मेरे। उसको पहले ही अवेयरनेस आ जाएगी। उसको दिव्य दृष्टि जो आपको मिलती है ना, ये शनि की वजह से मिलती है। 8वें घर में शनि तभी अच्छा काम करेगा, इसकी दृष्टि 12वें घर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और तीसरे घर में अगर इसका शत्रु नहीं है तो शनि 8वें घर में कुछ नहीं करेगा। और अगर कहीं पे तीसरे में 12वें में गड़बड़ हुई तो सारी उम्र आप कोर्ट कचहरी मकान के लिए तरसेंगे। भाइयों के साथ सारी उम्र आपके झगड़े रहेंगे। शनि 9 में कहा गया है कि जब वीनस और मरकरी दूसरे घर में इसके मित्र आ जाए, बस शनि 9 में हो और मित्र मिलने चाहिए इसको दूसरे घर में, फिर तो ये आपकी जिंदगी में सूखे पहाड़ों पे भी हरियाली ला देगा। इतनी धन दौलत, इतना पैसा, इतने मकान, इतनी शोहरत आपको दे देगा। और इसका उल्टा आप लगा सकते हो कि शनि के अगर शत्रु आए तो फिर ना पढ़ाई, ना दुकान, ना मकान, ना घर, ना ही आपकी जिंदगी में पैसा, सब चीजों के लिए तरसा देगा। 10वें घर में भी आप ब्यूटीफुल चीज देखिए। हमने चौथे घर में देखा था, 4 नजर बताई इसकी, 4 नजरें, 4 तरह से देखता है वो दुनिया को। 10वें घर में भी सेम डिस्क्रिप्शन है मकान के लिए कि भाई रिटायरमेंट के बाद सोचना मकान का। तो 10वें घर में शनि कहाँ कहाँ मार करने वाला है, दूसरे घर में, तीसरे घर में छोटे बहन भाई, चौथा घर माँ, 5वां घर संतान। ठीक है। 11वें घर में शनि है, अच्छे के लिए क्या शर्त है कि अच्छा आपकी सोच समझ अच्छी है, आप में इंटेलिजेंस है, आप सब चीजों को समझते हो, जानते हो, बेवकूफ नहीं हो, तो उसके लिए लगन में और तीसरे घर में मित्र होने चाहिए, तब बात बनेगी।
कि आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, आप समझदार इंसान हो, आपकी दृष्टि काम कर रही है। और अगर 12 में है किसी का शनि और दूसरे घर में अगर मित्र है, तो ऐसी कंडीशन में ही शनि जो है वो आपको ढेर सारी प्रॉपर्टीज देता है, ढेर सारी आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, विदेश जाने का मौका देता है, आपको हर तरह की तरक्की जीवन में देता है। तो ये कुछ चीजें आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस करना चाहती थी वो इसीलिए था कि लाल किताब को जैसे हम लोग आज तक पढ़ते आए, हम लोग भी ना जब पढ़ते हैं तो हर बारी कुछ नया कुछ देखते हैं, हर बारी कुछ नया समझते हैं कि ये चीजें जो है ऐसे भी काम कर सकती। मैं जितनी बार वास्तु पढ़ाती हूँ उतनी बार मेरे को नई चीजें पता चलती हैं। और ये हर साइंस के साथ, बीएनएन में जितनी बार पढ़ाती हूँ मुझे उतनी बार वो डिफरेंशिएट करके कुछ और नया सिखाती है। हर साइंस आपको नए तरीके से, इसीलिए उसको बार बार पढ़ना, इसीलिए उसको बार बार अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना, इसलिए उसको बार बार चार्ट्स के ऊपर लगाना, तब आपको कहानी में ट्विस्ट आएगा कि ये मेरे लिए किसी और तरीके से काम कर रहा था, उसके लिए किसी और तरीके से काम कर। ठीक है। इसीलिए शनि तो करोड़ों लोगों के लगन में बैठे हैं। प्रॉब्लम तो हमें सातवें घर में है ना, कि सातवें घर में वो दृष्टि डाल किस पे रहा है। वो जिंदगी में अपनी जीवन से जुड़ी हुई जो भी संभावनाएं जो देख रहा है सातवें घर में, वो कितना ही कर पाएगा, किसके साथ ही कर पाएगा। तो शनि को बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना गया है लाल किताब में, वास्तु से भी और इसमें भी, कि ये जहरीले जानवर, काले जानवर, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। जितने रेप्टाइल्स होते हैं, जितनी छिपकली, जितनी सांप, बिच्छू, जीव, जो भी जमीन पर रेंगने वाले जानवर, वो सारे कहीं ना कहीं शनि से जुड़े हुए हैं। तो जब भी शनि मंदा होता है तो चाचा, ताऊ, आपके घर में सांप का निकलना, आपके चाचा ताऊ को सांप से डंक लगना, किसी जानवर से, काले जानवर से चोट लगना, ये सब घटनाएं होती हैं। ये सब घटनाएं होती। बहुत सारी प्रिडिक्शंस है जो हम साथ के साथ जो है अब देखते हैं चार्ट में। जैसे किसी का हम लोग देख रहे थे कि सैटर्न मून है 10वें घर में। तो 10वां घर क्या होता है, वो आपकी ना फादर की फैमिली है। 9वां घर क्या होता है, आपके फादर हो गए। तो 10वां घर उसकी फैमिली हो गई, फादर की। तो हमने देखा सैटर्न और मून वहां पे बैठा है, तो हमने एक प्रिडिक्शन की कि आपके ताऊ या चाचा डूब के मरे होंगे। और रियलिटी में उनके ताऊ जो है वो डूब के ही मरे थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि शनि पक्का बैठा है अपने घर में, 10वें घर में। साथ में अति शत्रु बैठा है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, पानी है। शनि क्या है, वो ताया और चाचू को बताता है। तो हमने एक सिंपल सी प्रिडिक्शन की और वो इतनी सटीक बैठी, और वो बंदा इतना सरप्राइज था कि ये कैसे बोला। ये चीजें आपको कब आती हैं, जब आप उस पे धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक है। सो आज की क्लास यहीं तक है। आप लोगों को जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए, और जिनका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया ताकि आप इसको आजमा सके, अपनी जिंदगी में ला सके। ओके, 15 तारीख को शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं करिए। अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की है, अभी भी दूंगी। जितने लोग सीखना चाहते हैं सीखिए। ओके। कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रिडिक्टिव पार्ट तक जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग पहले बेसिक को समझ लीजिए, अच्छे से करिए, उसको समझिए, जीवन में उतारिए। जो एस्ट्रो वास्तु करना चाहते हैं, जो अभी तक वास्तु से रिजल्ट नहीं ले पाए, आप इसके थ्रू लेकर देखना, फिर आपको पता चले। बहुत हेल्प होगी आपकी। ठीक है। सो हैंड रेज कर सकते हो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। मैम इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? हाँ जी, ये कल की और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग? यूट्यूब पर आएगी।
आज चैनल पे दिखा नहीं था, तभी मैंने नहीं, पूछा। अभी डली नहीं है, वो कल डलेगी, कल और परसों की क्लास आ जाएगी बस। अभी आज की करके फिर दोनों इकट्ठी डलेगी। जी। तो आप लोगों को कैसा लगा है मेरे को बताइए, कुछ रिलेट कर पाए हो, कुछ समझ आया? अंजना जी बताइए। प्लीज कैमरा ऑन कर लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे कैसे पता लगेगा कौन अंजना है, कैसे है? प्लीज। हाँ जी बताइए, अनम्यूट कर। चार्ट्स का एनालिसिस कर सकती हूँ क्या, ये अभी आपका जो करने के बाद कोर्स? देखिए बेसिक तो क्योंकि बहुत। ऑलरेडी मैंने वैदिक सीख लिया है। अच्छा, वैदिक से ना इसका कुछ लेना देना नहीं है, पहली बात तो अंजना जी, ये बिल्कुल ओके। डिफरेंट है। उससे कुछ लेना देना नहीं है इसका, ठीक है? ओके। हम्म। तो ये इसकी प्रिडिक्शन, इसकी ग्रामर, इसके जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप चार्ट प्रिडिक्ट कर पाएंगे ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप चीजें समझेंगे जरूर। क्योंकि चार्ट प्रिडिक्ट करने के लिए आपको एंड तक जाना पड़ेगा, जब कॉम्बिनेशन में प्लैनेट्स पढ़ाए जाएंगे। ओके। ग्रामर में सिर्फ आप क्या सीख सकते हो कि आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो भी इसके थंब रूल्स हैं वो अप्लाई कैसे होते हैं, ठीक है? उनकी हम्म। प्रिडिक्शंस सिंगल प्लैनेट्स की हम इसमें बता देंगे, लेकिन इसमें डबल, हम्म। ट्रिपल और 4 5 6 लेवल तक जो है वो आगे जो है वो एडवांस में ही पता चलता है, ठीक है? सिंगल प्लैनेट तक आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। तो सिर्फ सिर्फ ग्रामर करके अगर आप कहो कि हम सब कुछ सीख लेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो ये ठीक है, सिर्फ क्योंकि बेसिक का पहले क्या होता कोर्स है का कि पहले क्लास। बेस सीखना जरूरी। किसी भी अगर प्लैनेट सूर्य बैठा है पहले घर में, तो एज पर लाल किताब कहती क्या है वो डिक्टम आपको पता होनी चाहिए। उसके फ्लॉज क्या है, ठीक है, उसके प्लस माइनस प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। देन आपको वो चीज की निशानी पता चल जाएगी, सिंबल्स पता चल जाएंगे कि हाँ मेरा ये प्लैनेट खराब कर रहा है कि नहीं कर। ठीक है, ठीक है। बेसिकली ये लाल किताब एनर्जी शिफ्टिंग का भी काम करेगा ना मैडम? किस चीज का? शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी में काम करेगा ना ये लाल किताब का? शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी का मतलब नहीं समझी मैम। मीन्स जैसे कि रेमेडियल पार्ट में अभी कुछ अगर बताए तो, अगर किसी मैलिफिक है एक हाउस में, तो हाउस क्या कैसा ठीक करा जाता है वो शिफ्टिंग ऑफ एनर्जीज, अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं वो आएगा, भी सिखाते हैं? इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं अच्छा आएगा। अच्छा। किसी को मैं अगर लारे वाली बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें सिर्फ आपको रीड करना ही आ जाए, प्लैनेट्स को समझना भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी शालिनी बताइए। मैम आपने जैसे अभी बताया कि सैटर्न फोर्थ हाउस में होता है, तो बंदे को घर की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मेरा सैटर्न फोर्थ हाउस में और मैंने घर की इच्छा रखी। हम्म। और मैलिफिक 11th हाउस है, राहु है, तो मैंने घर भी बनाया। हम्म। तो मैंने काफी कुछ कोरिलेट किया। और आपसे बीएनएन जब पढ़ा था तो मुझे तब ये हुआ था कि मुझे अब घर की इच्छा नहीं करनी है। और अब लाल किताब का ये वर्कशॉप करके तो मुझे और लगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो उधर ऐसा नहीं काफी है कुछ कि मैंने, इच्छा नहीं करनी है, मतलब नहीं है मतलब, कि आप कम से कम अपने घर में रहने की इच्छा तो मत करिए। कहने यस का मैम मतलब कि मैंने। अगर लेना भी है तो हम्म। किसी के नाम पे ले लो, और के या फिर अब इसको भी ना लोग बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लेंगे। लोग बोलेंगे कि इसका मतलब घर ना खरीदे, इसका मतलब हम अपने नाम पे ना ले। देखो लोन पे ले रहे हैं ना चीजें, तो दैट इज हम्म। डिफरेंट थिंग कि आपके पेपर्स अभी बैंक में पड़े हैं तो शायद वो इतनी बड़ी चीज ना हो। लेकिन जो लोग जड़ से मकान, हम्म। जैसे लोग जड़ से मकान बनाते हैं ना तोड़ के, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, मैंने देखा। हम्म। अभी आप बड़ा बना बनाया मकान यस लेते मैम, हो, मैंने जड़ से भी शायद इतना बनाया। इम्पैक्ट नहीं करता जितना आप वो करते हो, लेकिन फिर भी आपने मकान तो लिया ना अपना। तो सांप यहाँ पे हम्म। आराम से बैठा है, अजगर आराम से बैठा है, ठीक है? आपने उसको छेड़ दिया। अब कहते हैं कि लाल किताब में जब तुम सांप को छेड़ोगे तो वो फिर तुम्हें भी छेड़ेगा। तो वो यस आपके मैम। घर में जम के बैठा था, हम उसकी जगह नहीं ले सकते, है ना? तो वो जगह आपको धीरे 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 बनाना पड़ेगा, थोड़ा 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 कर। ठीक है। तो हाँ। काफी कुछ को रिलेट किया मैम।
तो मैं ये इसका लाल किताब में इस वाले कोर्स में मैं आगे जाऊंगी, जाना चाहती हूँ, तो मैं आपको भेज दूंगी इसका अपना वो। हाँ कोई बात नहीं, वो तो आप लोगों ने तो जाना ही है, लेकिन पहले ठीक है। आप ग्रामर को अच्छे से करेंगे, वास्तु को ठीक है। करिए। ठीक है, 1 महीने के अंदर इसमें आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन करना सीखोगे शायद आपको आगे जाने की जरूरत पड़े ही ना। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप ग्रामर में परफेक्ट हो जाओ, आप इसको समझो आगे तो। और भी साइंसेस बहुत पढ़ी है आपने, वो मैं आपको रिलेट करना बता दूंगी कि बाकी साइंसेस से आप रिलेट कैसे करोगे इसको। ठीक है मैम। थैंक यू। ओके, ठीक है जी, हो गया सभी का। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट। अगली वर्कशॉप जो होगी वो बीएनएन की होगी। कोशिश करूंगी मैं कि बैक टू बैक आए वर्कशॉप्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मेरी क्लासेस फ्री वाली देखकर जो है वो सीखते हैं, मेरे को पता है। तो उनके लिए काफी टाइम से मैं नहीं दे रही हूँ कुछ भी, तो फर्ज तो इतना बनता ही है, तो कोई बात नहीं। मैं बैक टू बैक लाऊंगी, आप लोग जुड़े रहिए इस ग्रुप में। और जो लोग भी करना चाहते हैं कोर्स, ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल मैम। द बेस्ट। थैंक यू मैम। गुड नाइट।